हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया एटॉमिक एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हमने पता करना, जानकारी देखनी है। और देन उसके बाद देखना है इनके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे या डाउन द ग्रुप जाओगे तब क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, कि ये बढ़ती है कि कम होती हैं। तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में जाननी है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि टारगेट इस वीडियो का क्लियर हुआ? ठीक है ना। कल मैंने इनके आपको इंट्रोडक्शन भी दी थी कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना। तो इनके बारे में मैंने बताया था। तो सभी को टारगेट क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है ना, जल्दी से रिप्लाई करिए कि आपको टारगेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन किसकी पढ़ी थी? इंट्रोडक्शन एंड अक्रेंस। इंट्रोडक्शन एंड द अक्रेंस ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 एंड द 18। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन। जैसे पहले हमने ग्रुप 15 की इंट्रोडक्शन देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। देन मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल हैं। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है, वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। देन लास्ट में जो आपका बचता है वो नीचे वाला बिस्मथ, वो क्या है, एक मेटल है। ठीक है ना। तो ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जानी है। जैसे फिर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। देन बाकी सारे के सारे जितने हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में। फिर मैंने अक्रेंस बताई थी नाइट्रोजन की। मैंने अक्रेंस बताई थी नाइट्रोजन की। अक्रेंस क्या बताई थी मैंने, कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत कितनी है, 78% एटमॉस्फेयर में है। देन आप लोगों ने देखा था कि अर्थ क्रस्ट में वो किस फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट। नाइट्रेट का कौन कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इस फॉर्म में पाया जाता है वो। ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट में। देन आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, देन आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है। नाइट्रोजन आपके प्रोटीन्स में पाया जाता है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उधर पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। ठीक है ना। देन आपको मैंने फॉस्फोरस के बारे में बताया था कि, फिर मैंने बताया था कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है। मिनरल क्या होता है, कोई नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, उसको आप क्या बोलते हो, मिनरल बोलते हो। और क्या होता है, कोई भी मिनरल जिससे आप मेटल को एक प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो, और बोलते हो। देन आपको मैंने फॉस्फोरस के बारे में बताया था। फॉस्फोरस की कौन सी मिनरल्स होती हैं, फॉस्फोरस की मिनरल्स होती हैं एपेटाइट फैमिली की। उसमें आपको मैंने एग्जांपल दी थी। जैसे उसका फॉर्मूला देखा था आपने, वो क्या था फॉर्मूला, CA9PO4 6.CaX2। एक्स क्या हो सकता था उधर, हैलोजन भी हो सकता था, हैलोजन होते थे। जैसे फ्लोरीन, ये सारी चीज़ें हो सकती थी। अगर क्लोरीन हो इधर तो क्लोरोएपेटाइट, अगर फ्लोरीन हो इधर तो फ्लोरोएपेटाइट। ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। देन मैंने बताया था फॉस्फोरस कहाँ पे पाया जाता है, आपके टीथ में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। और मैंने बताया था कि एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। फॉस्फोप्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना। तो देन फिर हमने ग्रुप 16 को देखा था। ग्रुप 16 में एलिमेंट्स कौन से हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलूरियम और पोलोनियम, ये वाले एलिमेंट्स थे। देन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये बाकी मैक्सिमम सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ये सिलीनियम, टेलोरियम, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। देन पोलोनियम क्या है, मेटल है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। ठीक है ना। और ग्रुप 16 को आप क्या बोलते हो, ग्रुप 16 को आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है ना, इसको आप बोलते हो चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हो इसको, बिकॉज ये क्या है, ये चालकों का मतलब होता है ब्रास, और ब्रास बनता है कॉपर से, कॉपर और जिंक से बनता है। और आपको पता है कॉपर और जैन का मंत्र होता है फॉर्मिंग। कॉपर के जैसे
कॉपर फॉर्मिंग, जब कॉपर बनता है तभी ये सारे के सारे बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है? कॉपर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड्स की फॉर्म में। जो ये क्या है? मिनरल्स हैं। तो इन मिनरल्स में अगर कॉपर होगा, इन मिनरल्स में कॉपर है तो ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ना, तो बस यही इसका ओरिजिन है। तभी इसको नाम क्या दे दिया आपने? चैल्कोजेंस का नाम दे दिया, ठीक है ना। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजन नेचर में कहाँ पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 21% है, ठीक है ना। और कहाँ पे पाया जाता है ये? इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो उधर कितने प्रतिशत पाया जाता है? वो अर्थ क्रस्ट में 46% पाया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। देन फिर और चीज़ें कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताया था सल्फाइड्स। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स पाया जाता है। और किस में? सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फेट्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। सल्फेट्स क्या होते हैं? सल्फाइड्स क्या होते हैं? जैसे S-2। सल्फेट्स क्या होते हैं? SO4-2। तो ये वाली चीज़ें मैंने बताई थी। तो जैसे सल्फेट ये कौन सा था? जैसे जिप्सम की आपने एग्जांपल देखी थी, इप्सम की एग्जांपल देती थी। जिप्सम क्या था? जिप्सम था आपका कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे थे। और इप्सम क्या था? आपका मैग्नीशियम सल्फेट और 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे थे। देन बेरिएट पढ़ा था आपने, BaSO4। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें क्या हो गया? गलेना हो गया, पिच ब्लेंड हो गया, आयरन पाइराइट हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। देन मैंने आपको बताया था हैलोजेंस, ठीक है ना। हैलोजेंस के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था। हैलोजेंस के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हैलोजेंस इनको क्या बोलते हो? हैलोजेंस क्यों नाम बोलते हो इसका? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इधर। और इनको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब सॉल्ट बने थे तभी ये बन गए थे। देखो नेचर में सॉल्ट पाए जाते हैं ना, तो सॉल्ट जैसे NaCl, तो इधर भाई जब ये सॉल्ट बना होगा तो इसके साथ क्लोरीन भी तो बना, बस इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? हैलोजेंस। जब सॉल्ट बने तो ये भी बन गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को मैंने क्या चीज़ बताई थी? देन मैंने बताया था कि ये हलाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। हलाइड्स क्या होते हैं? हलाइड्स होते हैं जैसे X होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे क्या हो गया? फ्लोराइड F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है ना, Br नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। जैसे फ्लोराइड की आपने मिनरल्स पढ़ी थी, ठीक है ना। कौन कौन सी? फ्लोरस्पार पढ़ी थी, क्रायोलाइट पढ़ी थी, फ्लोरस्पार पढ़ी थी, क्रायोलाइट पढ़ी थी। उनके फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। फ्लोरस्पार पढ़ी थी, क्रायोलाइट पढ़ी थी, देन क्लोरएप्टाइट पढ़ी थी, फ्लोरएप्टाइट पढ़ी थी। देन आपने क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? NaCl की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। KCl की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? ठीक है ना, KBr, ठीक है ना। ये सारे इस फॉर्म में पाया जाता है, KBr, NaBr। तो आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? आयोडाइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। और आयोडेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। आयोडेट्स क्या होते हैं? IO3 नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ी थी। देन आपने ग्रुप 18 पढ़ा था। ग्रुप 18 आपने पढ़ा था, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। और मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई थी? मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी, सॉरी ये चीज़ नोट कर लो, ये मैंने कल आपको नहीं बताई थी। और ये इधर से सवाल आया हुआ है पिछले साल, ठीक है ना, कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आप लोग नोबल गैसेस क्यों बोलते हो? ठीक है ना। ये जो मैंने नोट्स दिए थे उधर ये लिखा होगा कि उनको आप नोबल गैसेस क्यों बोलते हो? बिकॉज ये गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्यों बोलते हो? बिकॉज नोबल का मतलब क्या है? देखिए, नोबल का मतलब होता है कुछ यूनिक सा, महान, ठीक है ना। नोबल मीन्स महान आदमी, ठीक है ना। नोबल गैस, तो भाई ये महान गैस इस सेंस में तो इधर होगा नहीं, कुछ अलग सा मतलब बन रहा होगा इधर, ठीक है ना। इधर क्या होता है कि जैसे ये जो गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये क्या है? एक गैसेस हैं और क्या है? अनरिएक्टिव हैं। गैसेस हैं और अनरिएक्टिव हैं, ठीक है ना। गैसेस हैं और अनरिएक्टिव हैं। अनरिएक्टिव क्यों है? देखो, बाकी सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें क्या है? रिएक्टिव हैं। जैसे मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ये अनरिएक्टिव हैं। बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है भाई? स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। और मेरी एक चीज़ बताइए, जो बंदा स्टेबल होता है, ठीक है ना, जो बंदा स्टेबल होता है तो उसको और किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसको और कोई मतलब रिएक्ट करने, किसी और के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है?
ठीक है ना। एक जैसे एक बंदा जो है, एक एग्जांपल लिए, एक बंदा सब कुछ उसने कर लिया, ठीक है ना, वो खुश है अपनी ज़िंदगी से, भाई उसको कोई और बोलता है कि अभी वो बोलता था मेरे को और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कुछ नहीं करना किसी के साथ, मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है ना, तो भाई वो स्टेबल है, तो उसको अभी और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अभी देखिए ये चीज़ें क्या, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल होगी भाई, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी के साथ। अगर रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत ही फ्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही अगर कम कंपाउंड्स बनाएंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, तो ये, तो इसलिए आप इनको क्या बोलते हो, नोबल गैसेस। ये यूनिक हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, देखो इधर यूनिक सेंस में आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि यूनिक है ये आपके पीरियोडिक टेबल में, जिनकी देखो हर एक जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे वो क्या करते थे, वो नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करने की कोशिश करते थे ना। देखिए वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते थे, उधर से उनको क्या मिल जाती थी, स्टेबिलिटी मिल जाती थी। और देखिए इधर देखिए ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है ये पहले से भाई स्टेबल हैं, तो इनको और किसकी ज़रूरत है, और इन्होंने कौन सी स्टेबिलिटी पानी है, एक बार पा ली है भाई स्टेबिलिटी, तो दोबारा से इन्होंने कौन सी स्टेबिलिटी पानी है, भाई कोई भी स्टेबिलिटी नहीं पानी। तो बस अगर इनको स्टेबिलिटी कोई और नहीं पानी है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये खुश हैं भाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा और किसी के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, और किसी के साथ अगर रिएक्ट करेंगे ही नहीं तो ये बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाएंगे, कम कंपाउंड्स बनाएंगे, तभी आप लोग इनको क्या बोलते हो, एक नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी नोबल गैसेस, जैसे आप इस सेंस में महान समझ सकते हो, बिकॉज ये देखो महान है ना, सभी देखिए जैसे वो होता है इस सेंस में लीजिए, ठीक है ना, जैसे वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, थोड़ा इसको मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा है, जैसे हर जितने पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना, रिप्लाई अगर कर लिया, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए अगर वो करते हैं तो भाई देखिए राजा होता है, सारे अपने दुख दर्द सुनाने उसके पास जाते हैं ना, राजा के पास, तो बस वो क्या है, महान है भाई, नोबल है, महान आदमी है, तो उसके पास जाएंगे। तो अभी देखिए पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके पास आ रहे हैं, नोबल कैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के पास आ रहे हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। तो भाई अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं तो भाई ये महान नहीं हो गया, तो इस सेंस में भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो, नोबल गैसेस। बट एग्जाम में अगर सवाल आएगा कि आप इसको नोबल गैसेस क्यों बोलते हो, तो आपको लिखना है कि ये क्या है, ये गैसेस हैं और ये क्या है, अनरिएक्टिव हैं। अनरिएक्टिव हैं क्यों, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्टेबल है। देखिए ये बता देना कि इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं ग्रुप 18 को, बिकॉज ये गैसेस हैं और अनरिएक्टिव हैं, गैसेस हैं और अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है, बिकॉज इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अनरिएक्टिव है तो अनरिएक्टिव होंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो बहुत ही फ्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो बस इतना आप लोगों को चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में बड़ी बार सवाल पूछा हुआ है इसके, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नोबल गैसेस। तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, और आपके उधर जो मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे उधर भी ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ओके, तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे फिर मैंने अक्रेंस देखी थी इसकी नोबल गैसेस की, मैंने बताया था कि भाई ये एटमॉस्फेयर में अक्कर करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, देन बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो प्रतिशत बच के उधर वो क्या है भाई, नोबल गैसेस हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हीलियम किसके साथ पाया जाता है, नेचुरल गैस के पास पाया जाता है, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि रेडॉन अगर आपको बनाना हो तो बाकी रेडॉन कहाँ से बनता है, जब रेडियम की आप क्या करते हो, रेडियो एक्टिव डीके, जैसे इधर आप लोगों ने चीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना, 88 और 226, और फिर डीके करी थी, हीलियम का न्यूक्लियस निकला था, तो ये वाली चीज़ अल्फा डीके मैंने उसको बोला था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को मैंने बताया था नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये कहाँ से आप लोगों को मिल सकती हैं, जब आप क्या करते हो, ईयर से मिल सकती हैं। जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ईयर से कैप्चर करी थी, तो वैसे ही आप लोग इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो बस ये वाली चीज़ याद रख लो, ठीक है ना। और बाकी लास्ट में आपने देखा था कि हीलियम और नियोन वो किस कहाँ कौन सी ओर्स में पाया जाता है, मोनाजाइट था, ठीक है ना, पिच ब्लेंड था, मोनाजाइट था, पिच ब्लेंड था। देन आप लोगों ने पिच ब्लेंड देखा था, ठीक है ना। देन आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, क्लीवाइट था,
ठीक है ना, क्लीवाइट था। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने देखी थी, ये वाली मिनरल्स हैं इनके साथ भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, नोबल गैसेस। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ होप आप लोगों को ये चीज़ पता लग गई होगी, ठीक है ना। देन अभी हम आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए पहले मैंने आपको कल बताया था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कल आप लोगों को, क्या बोला था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे मैंने क्या बोला था कि भाई एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जैसे एटम को मैंने क्या बोला था कि फिजिकली आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी मैंने कल आपको कि फिजिकल आप जैसे अभी आप फिजिकल आपकी बॉडी कैसी है, ठीक है ना, कितना वो है, कितने मोटे हो, पतले हो, दिखने में कैसे हो, वो सारी चीज़ें अपनी फिजिकल, जैसे कलर कैसा है आपका, डार्क है कि वो डार्क है, वाइट है, डार्क है, फेयर है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप मोटे हो, पतले हो, बीमारी लगी हुई है कोई की नहीं लगी हुई, ये सारी की फिजिकल मेकअप से आप लोगों को पता लग सकता है। वैसे ही कोई भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनको फिजिकली देख के आप लोगों को चीज़ें पता लग सकती हैं, ठीक है ना। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, जैसे क्या हो गया, कोई एटम होगा ना, जैसे मैंने क्या बोला था, एटम को आप लोग नहीं देख सकते, उसकी डेफिनेशन थी कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इज़ इंडिविजिबल। तो इसको आप लोग नहीं देख सकते हो, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसको भी तो नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो बट आपके आजकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उनसे आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो इसलिए हम ये इधर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैंने कल आपको बताया था कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। जैसे एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है ना, ये वाली चीज़। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाली वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो गई, फिजिकली आप कैसे दिखते हो, जैसे भाई उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ठीक है ना, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन लिक्विड है, गैस है, क्या है, डेंसिटी क्या है, कितना हैवी है, कितना वो है, ठीक है ना, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन उसका वो क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है ना, मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटालिक करेक्टर। देन आप लोगों को कभी कभी आप लोग देखते हो एलोट्रोपी कि वो कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी आप लोग क्या देखते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, सॉल्युबिलिटी देखते हो, सॉल्युबिलिटी भी देखते हो, ठीक है ना। और कभी कभी आप लोग कलर भी देखते हो, जिन एलिमेंट्स के कलर होते हैं तो उनके आप कलर भी देखते हो। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देखते हो। बट ये चीज़ करवाने से पहले मैं थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई, इसकी आप लोगों ने कहानी सुनी होगी 11वीं क्लास में, 3rd चैप्टर में, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। और एक और पढ़ा था कौन सा, वंडरवॉल रेडियस। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताइए कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी भाई, रिप्लाई करिए जल्दी से, ठीक है ना, रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी उधर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रेडियस आप लोगों ने पढ़े थे। अभी देखिए एटम का रेडियस है, एटम, ठीक है ना। अब भाई एटम कितना छोटा है, उसका रेडियस भी क्या होगा, ये भाई क्या है, एटॉमिक रेडियस। ये वाली चीज़ आपने क्या उधर पहले पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में, क्या वो क्या है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। तो आप उसके रेडियस को इतने अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है। जैसे उधर आपने पहले बोहर ने तो बोल दिया था शेल, उधर बाउंड्री आपको दिख रही थी। बट जब बाद में जब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, और ऑर्बिट में नहीं होता, किस में होता है, ऑर्बिटल में होता है। तब आप लोगों को किसका पता लगा कि इसकी बाउंड्री डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। तो अगर भाई इसकी बाउंड्री नहीं होगी तो आप इसके रेडियस को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये वाली चीज़ उधर थी, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो तब आप लोग क्या करते हो कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो और इसका क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, और वो क्या हो जाता है इसका रेडियस, ठीक है ना। एक एटम का क्या हो जाता है वो रेडियस। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है।
एक इधर पड़ा हुआ है h और एक h इधर पड़ा हुआ है। पहले इस पूरे डिस्टेंस को आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, देन उसको क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, वही क्या हो जाता है उसका एटॉमिक रेडियस। तो ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हो आप, एटॉमिक रेडियस, या तो क्या बोल सकते हो आप, कोवलेंट रेडियस, या कभी कभी आप मेटालिक रेडियस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मेटल्स के केस में मेटल्स के केस में मेटालिक रेडियस और नॉन मेटल्स के केस में आप कोवलेंट रेडियस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए कि ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लगी, एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए कि अगर आप लोगों को इधर जाना हो अक्रॉस द पीरियड, चलो पीरियोडिक टेबल से दिखाते हैं। अभी देखिए अगर आपको इधर क्या जाना हो, अक्रॉस द पीरियड, ये क्या हो गया अक्रॉस द पीरियड, और ये क्या हो गया डाउन द ग्रुप, नीचे आ रहे हो, ठीक है ना, और ये क्या हो गया अक्रॉस द पीरियड। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखिए जब क्या होता है, जब आप लोग मेरे को बताइए, देखिए ये सेकंड शेल है, जैसे ये होता है ना न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये हो गया थर्ड शेल, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना। ये फर्स्ट शेल देखिए, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे ऐसे शेल्स बढ़ते जाते हैं ना। तो देखिए साइज़ नहीं बढ़ रहा है, जैसे जैसे शेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे शेल्स होता है, शेल में क्या होता है सब शेल होता है, सब शेल में क्या होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब ये वाली चीज़ें हैं तो साइज़ बढ़ रहा है ना। देखो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखो शेल बढ़ रहा है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, सिक्स शेल है ना, ये वाली चीज़ है ना। जब आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तब क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जब आप लोग क्या करते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, तो शेल्स आपके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर भाई देखिए पहले ये वाला साइज़ होगा इसका, ये वाला रेडियस होगा, तो बाद में क्या हो जाएगा ये वाला, अगर ये वाला शेल्स हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ये वाला रेडियस, ठीक है ना, फिर ये वाला रेडियस। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एटम का रेडियस है, देखो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। एटम का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो खुद बताइए कि इधर रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ जाएगा। ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए जब आप जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, तो इधर क्या होता है, समझो ये वाला न्यूक्लियस है, ये देखिए ये सेकेंड पीरियड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड है। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड पीरियड का मतलब सेकंड शेल। तो अभी देखिए ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। तो अभी देखिए इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया लिथियम में, देन गया लिथियम में, फिर बेरिलियम में, फिर बोरॉन में, फिर कार्बन में, और फिर क्या हो गया नाइट्रोजन में, और फिर ऑक्सीजन में, और फिर फ्लोरीन में, और फिर नियोन में। मतलब एक ही शेल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। उधर देखिए शेल बढ़ रहा था तो आपका साइज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था और बढ़ रहा था साइज़। बट इधर क्या है, एक ही शेल में क्या हो रहा है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। जब एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं देन क्या हो रहा है, तो देखिए अभी देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी तो आता है। एक प्रोटॉन आता है कि नहीं आता, ये वाली चीज़ सभी को पता है कि नहीं पता है, भाई बताइए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी तो आता है, ठीक है ना। तभी तो एटम, तभी तो वो क्या है, तभी तो एटम आपका क्या है, न्यूट्रल है। तभी आप एटम को ऐसे दिखाते हो, सोडियम दिखाते हो, बेरिलियम दिखाते हो, कार्बन दिखाते हो। अगर देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सी नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ होती है। तो आपका जब एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक प्रोटॉन भी ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखिए जब ये वाला शेल है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ये वाला सेकंड शेल है, तो अभी देखिए इधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो अंदर प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं ना। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, भाई बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का तो इधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, इधर चार्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। जब इधर देखिए एक और इलेक्ट्रॉन के साथ एक और प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका बहुत ही बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा देन क्या हो जाएगा, देन इस इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना। जब भाई अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो खुद बताइए, एक इमेजिन करिए कि भाई एटम का साइज़ थोड़ा कम नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई।
तो बस वही यही चीज़ है कि न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाता है, इसको आप बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी बताता हूँ मैं इफेक्टिव क्यों बोलते हो, न्यूक्लियर चार्ज क्यों नहीं बोलते, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हो आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कहाँ पे, बाहर लग रहा है इस वाले शेल पे, तो आपका साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपके जो प्रोटॉन्स हैं उधर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते जा रहा है। अट्रैक्ट जब करते जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपका एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है ना। बट अभी देखिए आप लोग बोलोगे, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, शेल्स बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपके शेल्स बढ़ रहे हैं, तो भाई न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा होगा ना। शेल्स बढ़ रहे हैं तो इधर भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। तो भाई इधर का क्या सीन है, इधर क्या होता है बेटा, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट याद रख लीजिए भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीन मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप इसको बोलते हो, ठीक है ना। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, बाहर है, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना। और अंदर क्या, अंदर वाले शेल्स भी होंगे ना। तो भाई न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा होगा, ठीक ठाक। अभी देखिए वो इसको अट्रैक्शन डालेगा, वो इसको अट्रैक्शन डालने की कोशिश करेगा, बट वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। बहुत ही ज़्यादा दूर होगा जब, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाले जो अंदर वाले शेल्स हैं, अंदर वाले जो शेल्स हैं, ठीक है ना, जो कि फील्ड है, वो क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। और इतना न्यूक्लियर चार्ज उसके पास, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंचने दे रहे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास जब वो नहीं पहुंचने दे रहे, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपका क्या हो गया, साइज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब आप शील्डिंग भी काउंट कर देते हो या स्क्रीनिंग भी जब आप लोग कंसिडर कर देते हो, तो उसके बाद जो चीज़ होता है, उसके बाद जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसको आप बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जो लगेगा, तो वो इतना नहीं लग पाएगा, तो वही एटम का साइज़ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे आप करते जाओगे, तो साइज़ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उधर भी, मतलब न्यूक्लियर चार्ज उधर भी बढ़ रहा है, बट उधर साइज क्यों बढ़ रहा है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, बिकॉज जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक स्क्रीन का काम करेंगे, और वो वाले अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियस के पास। तो जो वाला न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ इतना नहीं पहुँच पाएगा। अगर वो उधर इतना नहीं पहुँच पाएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और साइज़ आपका कम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप बोलते हो कि साइज़ डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ समझ आओगी नहीं। बस यही चीज़, जब भी बेटा आपको कोई भी प्रॉपर्टी, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तभी इसके लिए मैंने टाइम लगाया, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस, जब भी कोई बंदा आपको पूछे कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो आपने बोलना है क्या, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्रुप होता है ये वाला, ये डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बिकॉज शेल्स आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप ये वाला रीज़न दे सकते हो कि डाउन द ग्रुप आपका शेल्स बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप अगर शेल्स बढ़ रहे हैं, देन क्या होगा, आपका जो शील्डिंग है वो बढ़ रही होगी, ठीक है ना। हर एक चीज़ को ना आपने किससे कोरिलेट करना है, न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट करना है। आज के बाद जब भी आप कोई प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसको आपने न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। जैसे अभी क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने चीज़ पढ़ी, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता जाएगा, तब उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़, हर एक चीज़ को आज के बाद ना, कोई भी आपको कोई प्रॉपर्टी पूछे ना, आयोनाइजेशन, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको आपने कोरिलेट करना है इसके साथ, न्यूक्लियर चार्ज के साथ, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी देखिए क्या हो गया, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ गए, तो इतनी भी चीज़ लिख सकते हो, डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए साइज आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप आगे और भी लिख सकते हो, अगर अच्छा आंसर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या उधर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ इतना नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर इतना नहीं पहुंच पाएगा तो आपका क्या होगा, साइज़ ज़्यादा कम नहीं होगा, साइज़ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ना दूर भेजने की कोशिश करेंगे, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मैंने कोरिलेट करवा दिया, जब आपको डाउन द ग्रुप भी, अक्रॉस द पीरियड भी, ठीक है ना। तो अभी ये वाली चीज़ हो गई। फिर आयोनिक रेडियस में भी सिमिलर केस होता है, जैसे आयन्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो और इसका हाफ कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आयोनिक रेडियस। ये पूरा डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ज़्यादा कुछ हो जाना है, ठीक है ना, ज़्यादा वो हो जाना, ज़्यादा टाइम लग जाना। आगे 30 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। देन क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, नाम से पता लग रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन, आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो आपको आयन बनाना है, ठीक है ना, आयन आपको, बट इधर कौन सा बनाना है, पॉजिटिव आयन बनाना है, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन बनाना है और एनर्जी है, ठीक है ना। दम लगाना पड़ेगा भाई आयन बनाने में। देखिए एक समझो सोडियम है, सोडियम की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सोडियम है भाई, ये क्या है, एटम है या आयन है, एटम है। ये सोडियम एटम है और आयन कब बन जाएगा, जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए आयन बनाना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो आयन बनाने के लिए एनर्जी लगती है, ये देनी पड़ती है आपको, ठीक है ना, बाहर से। तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम है, ये क्या है, एटम है। तो अगर इस एटम से, ये सोडियम एटम है ना, इससे मेरे को आयन बनाना हो, Na पॉजिटिव, तो इधर क्या थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भाई देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज तब भी आएगा ना जब मैं इधर से क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, लूज़ कर दूं। तो भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सोडियम से मैंने जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो इधर प्रोटॉन कितने रहे, 10 ही, और इलेक्ट्रॉन कितने रहे, सॉरी प्रोटॉन 11 रहे और इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 10। तो बताइए भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाए तो मतलब ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन है ना। तो देखिए एक प्लस चार्ज इसलिए डाल दिया मैंने बिकॉज इधर एक चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो बस ये वाली एनर्जी जो आपको देनी पड़ती है एक एटम से आयन बनाने के लिए, उसी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी मैं थोड़ा फिजिकली आपको को रिलेट करवाता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप हो, ठीक है ना, थोड़ी हाइपोथेटिकल जैसी एग्जांपल है, ठीक है ना, बट आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आयन, आयन क्या होता है, एक स्टेबल नहीं होता, वो थोड़ा अनस्टेबल सा होता है, ठीक है ना, अनस्टेबल सा होता है आयन, ठीक है ना। एटम ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आयन क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल सा होता है बिकॉज उसके ऊपर चार्ज है। भाई चार्ज कौन चाहता है, चार्ज कोई भी नहीं चाहता उसके ऊपर लगे चार्ज, ठीक है ना। तो इधर क्या चीज़ होती है, देखिए आप हो, ठीक है ना, आपके क्या कोई बाल फूट रहा है, ठीक है ना, बाल खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है ना। अभी देखिए जैसे आप में समझो बाल क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, और आप क्या हो, एक एटम हो पूरे, ठीक है ना। तो अभी देखिए बाल अगर आपने किसी खींच रहा है तो अभी सारे थोड़े बाल खींच लिए, तो मतलब आप बालों को क्या समझ रहे थे, आप इलेक्ट्रॉन। तो भाई जो बाहर वाला जो बंदा खींच रहा था तो वो क्या हो गया, कोई दम लगा रहा है ना, दम से ऐसे आसानी से थोड़ी ना आप जाने दोगे कि भाई मैं जाने दे दूंगा, इतनी आसानी से जाने दे दूंगा, ठीक है ना, इन बालों को। तो आप थोड़ा वो करोगे ना, उस बंदे को दम लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना फटाफट आपने बिना दम लगाए ही उसने वो आपके बाल ले जाने हैं, ठीक है ना, दम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो एनर्जी लगा रहा है, दम लगा रहा है, तो वही वो एनर्जी से खींच रहा है। तो जब भी आपके अगर इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना पड़ता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, ताकि वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए। अभी देखिए बाल आपके जब लूज़ हो गए तब आप अनस्टेबल से क्या बन गए, फिर आप बन गए आयन। पहले आप थे एटम, इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी बंदे ने दम लगाया और आपके बाल खींच लिए, अब आपके क्या बन गए, वो आयन बन गए। तो भाई बस यही वाली एनर्जी जो आपको आयन बनाने के लिए देनी पड़ती है। सिंपल सी कहानी है भाई, एटम से आपको आयन बनाना है और और वो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको आप क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे बुक की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू
required to remove the electron from the neutral gaseous atom in ground state। तो ये वाली टेक्निकल डेफिनेशन होती है जो आपकी बुक में लिखी होती है कि मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इधर भाई दम लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है, फ्रॉम कहाँ से, न्यूट्रल गैशियस एटम, कहाँ से भाई, कोई आपको पहले एटम को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कोई सोडियम क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होगा ना, अगर आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आपको पहले उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे तब आपको ये चीज़ पता लगेगी, ठीक है ना, उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और वो क्या न्यूट्रल है बिकॉज उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और क्या ग्राउंड स्टेट है, एक होती है एक्साइटेड स्टेट और एक होती है ग्राउंड स्टेट। जैसे बोहर मॉडल में आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड स्टेट में चले जाता था, पहले ग्राउंड स्टेट होती थी, उधर से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता था, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई, ठीक है ना। और आपको कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब भी देखिए, जब आप क्या जाओगे अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो और डाउन द ग्रुप जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड क्या सीन हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है कि आपको पता है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है ना। और इधर पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ इतना नहीं लग रहा, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, या जिसका साइज बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ठीक है ना। जिसका साइज कम होगा उधर से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो, या जिसका साइज बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसका साइज बड़ा होगा उससे आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। ऐसा क्यों, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, हर एक चीज़ को आपने न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट करना है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है बाहर से, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो अभी देखिए, अगर न्यूक्लियर चार्ज देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज़्यादा तगड़े तरीके से खींचेगा ना, तगड़े तरीके से, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है भाई, दम ज़्यादा है न्यूक्लियस के पास, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खतरनाक तरीके से खींच के रखेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना, जितनी मर्जी एनर्जी लगा दो भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे आसानी से, ठीक है ना। अभी देखिए इधर न्यूक्लियस में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो न्यूक्लियस में इतना दम नहीं रहता, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, उसमें पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पावर जब कम हो जाती है देन आप लोगों को पता है, पावर जब कम हो गई देन क्या हो जाएगा, पावर अगर कम हो गई देन क्या हो गया, पावर अगर कम हो गई देन क्या हो गया, तो भाई जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस अच्छी तरीके से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज में इतना दम है ही नहीं, दम ही नहीं रहा, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़ा हुआ है उसको आसानी से थोड़ी ना खींच पाएगा भाई। अगर वो आसानी से नहीं खींच पाया तो इसका क्या मतलब है, अगर वो आसानी से नहीं खींच पाया इसका क्या मतलब है भाई, तो इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से कोई एनर्जी देके आसानी से निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज़, तो अभी देखिए कि आपको ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे लगानी पड़ रही है, जब आप इस साइड जा रहे थे या नीचे की तरफ जा रहे, अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे उधर या डाउन द ग्रुप। तो इसका आंसर है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तब आपको क्या करना पड़ रहा था, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, बिकॉज न्यूक्लियर वो क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था तो उससे क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को उसने अच्छे तरीके से खींच के रखा देन क्या हो गया, उसको खींच के रखा तो इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से लूज़ नहीं करवा पाए। तो अगर उसको लूज़ करवाना होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अपोजिट इज़ द केस विद द, ये वाले नीचे इस वाले के साथ अक्रॉस द पीरियड सॉरी डाउन द ग्रुप, इसमें अलग केस हो गया। उधर न्यूक्लियस में इतना दम है ही नहीं, न्यूक्लियस में दम नहीं होगा देन क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कोई आप बाहर से दम लगाओगे तो उसको आसानी से आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो और उधर आयन बन जाएगा
जाएगा तो उसको एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। देन देखिए एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब ही भाई एनर्जी होता है। अभी देखिए अभी इधर क्या कहानी है, उधर मैंने क्या बोला, आयन बनाने के लिए एनर्जी। इधर देखिए नाम में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कोई एटम होगा, वही न्यूट्रल गैशियस एटम। आपको कैसे चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल है ना, कोई भी चार्ज नहीं है भाई, और एटम चाहिए, और कौन सा चाहिए, गैशियस चाहिए। और उधर अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवा दो, समझो इधर क्या थे, तो क्लोरीन है ना, इधर 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे और 17 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो आप जब इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ना, Cl नेगेटिव। बिकॉज अभी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन उतने ही रहे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया तो इसका क्या मतलब, उस पर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। बस सिंपल सी कहानी है, वो मैंने चार्ज दिखा दिया। तो भाई देखिए अभी क्या हो गया, एटम, कोई एक एटम है, ठीक है ना, एटम है, अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना हो तो उस टाइम पे इधर एनर्जी लूज भी हो सकती है, उस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में। ये देखिए ये बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस जैसे आयोनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपको क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। बट अगर इधर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाना हो तो आपको क्या इधर एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, और कभी कभी इधर से एनर्जी निकल भी सकती है। मतलब आपको कभी कभी एनर्जी की ज़रूरत भी हो सकती है और कभी कभी एनर्जी इधर से निकल भी सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो आप इसको ऐसे नहीं बोलते कि रिक्वायर्ड और मतलब रिक्वायर्ड आपको चाहिए होती है या इधर से निकलती है, रिलीज, रिक्वायर्ड और रिलीज। ऐसे रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी आप नहीं लिखते, आप क्या लिखते हो इधर, चेंज, कि उस टाइम एनर्जी में जो चेंज आता है, एनर्जी में जो चेंज आता है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई कि चीज़ आई समझ कि नहीं आई भाई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अगर आ गई होगी तो वेल एंड गुड, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि यस और नो, आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो अभी मैं आपको लोगों को चीज़ बता रहा हूँ कि उस टाइम मैंने क्या बोला है, जब आप एक न्यूट्रल गैशियस एटम में क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हो, उस टाइम पे जो एनर्जी का जो चेंज होता है उसको ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। अभी उधर एनर्जी क्या हो जाती है, वो रिएक्शन क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, आपको एनर्जी इधर से निकल भी सकती है, और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक का मीन्स एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज, ये अपनी 10th क्लास की डेफिनेशन है। और इधर क्या हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी निकाल भी सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला एनर्जी इसलिए बोलते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसेस एटम द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो एक न्यूट्रल गैशियस एटम में, उस टाइम जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्या आप बोलते हो, उसको बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम। एफिनिटी का मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रेम करेंगे। शायद बताइए कि पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल है, बट अभी देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंसर दे दीजिए, मतलब अच्छे से पूरा सो छोड़िए, ठीक है ना, आंसर दे दिया आपने। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि उस टाइम एंथैल्पी का क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, इसको भी मैं फिजिकली समझाने की कोशिश करूँगा बट इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। देखिए अभी जैसे पहले हमने उधर एग्जांपल ली थी, एक बंदा था, ठीक है ना, ये बंदा था, ये बंदा था, तो इसमें ये बाल लगे हुए थे, ये बाल लगे हुए थे ना। तो अगर
ये बंदा बाहर से आया तो इसको इसके बाल पूटने होंगे, तो एनर्जी ये क्या लगा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इसको अगर वो एनर्जी देनी पड़ रही है ना इधर, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसके बाल खींचने के लिए वो एनर्जी चाहिए होती है। तो अभी देखिए ये वाला चीज़ है, अभी इसमें ये बाल लगे हुए हैं, ठीक है ना, खुश है बंदा, अभी इतना खुश है, ठीक है ना। तो अभी ये बंदा बोलेगा मेरे को इसको और बाल लगाने हैं अभी ऐसे अभी देखिए मैंने बोला था पहले हाइपोथेटिकल से अजीब सी एग्जांपल है, ठीक है ना, बाल लगाने पड़ेंगे। तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना, देखिए एक तो बंदा, एक होता है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवा के तो खुश हो जाएगा, ठीक है ना, बट अगर ज़बरदस्ती आपको क्या करने पड़ेगा, इसके बाल लगाने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। अगर देखिए ये खुश है, मेरे मतलब बिल्कुल सही बाल हैं इसके, फिर भी अगर पहले तो अगर मतलब थोड़े बहुत गंदे बाल हों, ठीक है ना, अच्छे बाल नहीं हो, तो अगर वो लगाने हो तो क्या पड़ेगा, तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना, खुश हो जाएगा तो वही बोलेगा हाँ भाई मैं खुश हूँ, तो उस टाइम मतलब वो खुश हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज़ कर देगा। थोड़ा मेरे को अटपटी सी मतलब एग्जांपल लगी, बट मेरे को कोई याद आ ही नहीं दिया कोई एग्जांपल अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो मतलब उस टाइम पे क्या हो गया, जब वो बंदा क्या था, उसके बाल अच्छे नहीं थे, अगर अच्छे बाल लगाने उसको अच्छे बाल लगा रहा है कोई बंदा, तो क्या करेगा, वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो भाई एनर्जी रिलीज़ करेगा, मतलब हंसता रहेगा, हाँ भाई हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हंसता रहेगा वो, तो इसलिए वो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो बट अगर क्या हो, उसके बाल अच्छे हों, फिर भी कोई बंदा बोल रहा है मेरे को इधर बाल लगाने, बाल मीन्स इलेक्ट्रॉन वो लगाने हैं, ठीक है ना, बाल लगाने हैं इसके सर पे, तो क्या हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती उसको देनी पड़ रही है, वो उसको है नहीं, ठीक है ना, बालों की ज़रूरत, बट फिर भी बंदा बोले मेरे को तेरे को बाल लगा के रहूँगा, मतलब सर्जरी होती है, ऐसे मत समझा दो कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे लगा देना, ऐसे नहीं लगते हैं बाल, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सर्जरी वगैरह करोगे तो वो लगाने हैं बाल, ठीक है ना, पूरा बड़ा बड़ा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, उसके लिए तो क्या एनर्जी देनी पड़ती है, उस टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो तो उधर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट जब बंदे को क्या, अगर रिक्वायर्ड हो, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉन की अगर ज़रूरत हो तो वो क्या एनर्जी रिलीज़ कर देता है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ होता है, उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, नेगेटिव, और जब उसको रिक्वायर्ड होती है तो उस टाइम पे क्या, एनर्जी पॉजिटिव। ये वाली चीज़ समझ आई, जब देखिए जब उसको बालों की ज़रूरत थी, ठीक है ना, बिकॉज वो उसके बाल अच्छे नहीं थे, उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा के कुछ स्मार्ट बनना था, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, उसमें उस टाइम पे जो उसको एनर्जी मिली तो वो खुश हो गया, उसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज़ कर दी, ठीक है ना, रिलीज़ कर दी। बट जब क्या हो गया, जब आप ज़बरदस्ती उसके साथ बाल लगाओगे तो आपको बाल लगाने पड़ेंगे, तो ऐड करने पड़ेंगे, मतलब आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, हाँ भाई लगा ले, तो एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। वैसे ही अगर आप क्या हो, एटम हो, अभी इधर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इधर क्या हो गया, Cl नेगेटिव, इसका 17 नंबर है और इसका 18 नंबर है, तो भाई ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली, तो उस टाइम तो ये खुश है इलेक्ट्रॉन लेने में, तो उस टाइम इसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज़ कर दी, ठीक है ना। बट जब क्या हो गया, जब देखिए अगर ये आर्गोन ये पहले से नोबल गैस है, आप बोलोगे कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो भाई इसका 19 हो जाना, ये अनस्टेबल चीज़ बन जानी, Ar नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाने, 19 हो जाने। भाई कोई चीज़ दुनिया में अनस्टेबल होना चाहती है, ठीक है ना, अनस्टेबल होना चाहती है भाई, नहीं होना चाहती, हर एक दुनिया में चीज़ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है। तो भाई इससे क्या हो रहा है, तो इसमें ज़बरदस्ती आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया ना, तो इधर क्या कर रही है, आपको एनर्जी देनी पड़ती थी, तो इस टाइम एंथैल्पी का चेंज क्या होता था, पॉजिटिव। तो ये वाली चीज़ होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई, तो वो वाले मैंने उस तरीके से समझाने की कोशिश करी। अभी देखिए अगर उसको स्टेबिलिटी मिल जाए इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। अगर क्या मिल जाए, अगर स्टेबिलिटी मिल जाए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। बट स्टेबिलिटी अगर उसको नहीं मिले तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। एनर्जी इधर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और इधर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। चीज़ क्या पता थोड़ी बहुत समझ आई है कि नहीं आई, रिप्लाई करिए एक बार कि समझ आई कि नहीं आई। देखिए कोई एक बंदा है, ठीक है ना, उसके बाल अच्छे नहीं हैं,
ठीक है ना, उसमें आपने नए बाल लगाने हैं, ठीक है ना, सर्जरी करवानी है उसमें, तो क्या करने का वो खुश हो जाएगा कि जब उसके नए बाल लग जाएंगे, बिकॉज उसको स्टेबिलिटी मिल गया, अभी वो खुश हो रहा है। पहले स्टेबल थोड़ी ना था, जैसे सारे मजाक उड़ा रहे थे उसका। जैसे जिस बंदे का कोई, जैसे कोई पागल हो, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो अगर सही हो जाए तो वो स्टेबल हो गया ना, तो उसका मजाक थोड़ी ना उड़ाएंगे, कोई कोई भी नहीं उड़ाएगा, ठीक है ना। वैसे ही जो कोई बंदे उसके बाल गंदे हैं, उसके सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, तो अगर उसका मजाक उड़ाते हैं, तो जब आपने उसको अच्छे बाल लगा दिए, तो उधर क्या हो गया, अभी वो बंदा क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा ना, वो स्टेबल हो जाएगा भाई, बिकॉज उसने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। तो बस दूसरी वाली एग्जांपल में क्या, अगर पहले से कोई बंदा स्टेबल है, देखिए पहले से उसके इतने अच्छे से बाल हैं, तो फिर वो बंदा बोले तेरी प्लास्टिक सर्जरी करनी है भाई, तेरे में बाल लगाने हैं हमने, लेकिन दूसरे, ठीक है ना, तो भाई उसमें वो खुश थोड़ी ना होगा, तो उसको आपको अगर वो बाल लगाने पड़ेंगे, तो आपको उधर क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस टाइम एनर्जी क्या आपको देनी पड़ती है, ज़बरदस्ती वो एनर्जी आपको, थोड़ा एनर्जी दम लगा के भाई ये ले ये ले ये ले, तो वो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी हम ट्रेंड देखते हैं इसका, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। मैंने क्या बोला था आपको, मैं हर एक चीज़ न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी देखिए न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, और इधर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अभी देखिए न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा होगा, तो मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर रहा हूँ ना, मतलब इलेक्ट्रॉन मैं इधर ऐड करूंगा। अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ऐड कर दिया, और इधर क्या हो रहा है, इधर भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो भाई न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज चाहता ही तो यही है ना, मेरे को नेगेटिव मिल जाए, तो नेगेटिव मिल जाए, तो भाई नेगेटिव मिल गया ना उसको, तो ये क्या हो रही है, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई, एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अभी देखिए इधर न्यूक्लियस में क्या, इधर न्यूक्लियस चार्ज क्या कम है, न्यूक्लियस है ही नहीं भाई, न्यूक्लियस में चार्ज इतना है ही नहीं, और आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। बट न्यूक्लियर में दम ही नहीं है खींचने का उसको, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इतना है ही नहीं, बिकॉज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, शील्ड कर रहे हैं जो, तो उधर बाहर की तरफ पहुँच ही नहीं पा रहे इलेक्ट्रॉन, इतने आसानी से ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई, या नहीं आई, ठीक है ना, रिप्लाई करिए, आई कि नहीं आई। देखिए अब इधर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड जब जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा, तो न्यूक्लियर, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा निकलेगी, और बहुत ज़्यादा अगर निकलेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। तो अभी ये वाली चीज़, डाउन द ग्रुप जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इतना बड़ा नहीं है, न्यूक्लियर, तब फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे आप, तो क्या ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। होप ये चीज़ समझ आई हो, नहीं आई होगी तो दोबारा बताएंगे, ठीक है ना। देन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज़ द, ये क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, ये मतलब क्षमता है, ठीक है ना, ये क्या है, क्षमता है। जैसे आपकी क्षमता है ना, कोई बंदा क्रिकेट खेल सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, ये उनकी क्षमता है। ये क्या है, अभी एक क्षमता है किसकी, एटम की है, ये उसकी एबिलिटी है, दम है उसमें, एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे लिख लीजिए, टूवर्ड्स itself। टूवर्ड्स itself। तो ये वाली चीज़ हो गई, क्या होगी, एबिलिटी है एटम की, क्या है ये, एबिलिटी है एटम की, एबिलिटी है एटम की,
जैसे ये मैंने लिख दिया CX, ये क्या है, हैलोजन है कोई, ठीक है ना। ये क्या होगी, इसकी एबिलिटी होगी, ये समझो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उसकी एबिलिटी होगी। शेयर्ड पेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन होगा, दो, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, जैसे ये और ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी देखिए ये शेयर्ड पेयर है ना, पेयर है ना, जोड़ा है, एक ये है और एक ये है, जोड़ा ही है ना। तो इस एटम की क्या क्षमता है, एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेना। इस एटम ने अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर को अगर खींच ले तो उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये वाले पेयर को अपनी तरफ क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कब खींचेगा, ये वाला आइडिया लगाइए कि ये कब खींचेगा, तभी खींचेगा ना जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक हो। पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक होने का मतलब क्या है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक हो, ठीक है ना, ठीक ठाक। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कब होता है, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो साइज़ क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ है ना, न्यूक्लियर चार्ज। अभी देखिए अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। तो उसकी एबिलिटी एटम की इस पेयर को, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने क्या होना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। डाउन द ग्रुप क्या होनी है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही वो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपनी तरफ वो नहीं खींच पाएगा। अगर वो नहीं खींच पाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह है, बट उधर इलेक्ट्रॉन वो उस एटम की क्षमता थी, बट इधर क्या है, जब ये बॉन्ड बना होता है, जब बॉन्ड बना होता है ना, जैसे CH3 और इधर क्या है X लिख दे, इधर हेलोजन होगा। तो इस एटम की क्षमता है, ये जो बॉन्ड बना है ना, इस एटम ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मैंने क्या बोल दिया, जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो। अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा देन क्या हो जाएगा कि जो उसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धन क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज कम है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से वो नहीं खींच पाएगा। तो ये वाली चीज़। अभी देखिए सिर्फ ये वाली ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है ना। कंसेप्ट सारे हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। आप जितनी मर्जी डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एंड द डाउन द ग्रुप। भाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ही जो है वो अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस ही एक ऐसा है जो अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिकॉज शेल्स बढ़ जाते हैं और शील्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज इतना बाहर की तरफ नहीं पहुंच पाता। और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके लिए याद रख लीजिए, बस एटॉमिक रेडियस ही बिल्कुल अलग है। और जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये वाले जो तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती हैं, ये क्या हो जाती हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा अक्रॉस द पीरियड ये क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बट ये वाली तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएंगी, अक्रॉस द पीरियड ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर ये कम हो जाएंगी, सॉरी कम नहीं हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, सॉरी, ठीक है ना। ये जो वाली तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता उस वाले एटम से, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी देखिए वो कोई एटम होगा, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, बिकॉज इधर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ना, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से उसको खींच पाएगा, ठीक है ना, बिकॉज न्यूक्लियर पे क्या पॉजिटिव चार्ज, वो अच्छे से उसको खींच पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम वही कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कब खींच पाएगा, जब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तब भी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो क्या है अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाती हैं, तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली ट्रिक है, ठीक है ना, बस ये वाली ट्रिक याद रखिए तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भाई कंसेप्ट देखिए भाई, 1 घंटे की वीडियो हो गई, सॉरी यार। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाला टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कवर कर देनी थी मैंने आज, बट नहीं हो पाए, सॉरी, ठीक है ना। तो 1 घंटे की वीडियो हो गई, ज़्यादा करोगे। पहले एक चीज़ बताइए कि जैसे हमारी 1 घंटे की वीडियो होती है कि अभी ये रिप्लाई करिए कि, और अपनी अटेंडेंस देना, ठीक है ना, पहले रिप्लाई करिए कि अगर जो मैं 1 घंटे की वीडियो डालता हूँ ये सही है या फिर थोड़ी बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, थोड़ी बढ़ा दें या कम कर दें, इंक्रीज और डिक्रीज। बढ़ा दें भाई, बढ़ाने के लिए यस और कम करने के लिए नो। बढ़ाने के लिए यस, अगर 1 घंटे से ज़्यादा करनी है तो यस, 1 घंटे से कम करनी है तो नो, ठीक है ना। यस नो में रिप्लाई करिए, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। 1 घंटे से अगर बढ़ानी है तो यस, अगर 1 घंटे से कम करनी है तो नो, ठीक है ना। तो ये वाला रिप्लाई आपने कर दिया। और मेरे को एक चीज़ बताइए कि बोर तो नहीं होते हो, ठीक है ना। एक चीज़ बताइए कि भाई बोर तो नहीं होते हो ना, बोर होते हो यस नो में रिप्लाई करिए कि बोर तो नहीं होते। 1 घंटे लगा लेक्चर होता है भाई, वो क्लासें नहीं होती 10-15 मिनट में, बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बेटा मिनिमम 1 घंटे की वीडियो आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है ना। अभी फिर भी देखिए हमारा टॉपिक रह गया, जो हमारी मुद्दे की बात थी वो रह ही गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। बस आज मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है। कंसेप्ट क्या दिया कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है, पूरा कंसेप्ट के साथ सब कुछ हमने पढ़ लिया। जो एटॉमिक रेडियस है वो अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।